A very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture. And this lecture is for class 11 chapter number 7. And the name of the chapter is permutation and combination. This one is the fifth lecture, so I will do continue from the previous one. I already solved the exercise 7.1, 7.2, 7.3. Now I am going to start the next exercise 7.4, which is based on the restricted permutation. It's very easy and it's very interesting. It means in this exercise you learn the statement based permutation. In the previous one we discussed the permutation based on the identity, mathematically, numerically expression. But now in this section I am going to take the statement question. So you will enjoy this video. Again, before to start the video, I request to everyone, please listen to me carefully and watch the video from starting to the end. Now please look at the board. Exercise 7.4 from the element maths. Question number 1. In how many ways can the 6 children stand in a queue? अब जो ये क्वेश्चंस मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ. ये जो क्वेश्चंस है मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस आपके फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से सोल्व हो जाते हैं. तो आप वही अपना कॉन्सेप्ट लगा के भी सोल्व कर सकते हो. और यदि आपको उस कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा डाउट लगता है तो यहाँ पे आप न्यूमेरिक टर्म्स में अप्लाई करके भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो. कैसे सोल्व करेंगे, जो सा मेथड आपको इजी लगे उसको आप सोल्व कर सकते हो. अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले मैं यहाँ पे फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग सिखाता हूँ आपको दोबारा से एक बार. यहाँ पे देखिए इन हाउ मेनी वेज, आपको नंबर ऑफ पॉसिबल वेज बताने हैं. 6 चिल्ड्रन, यहाँ पे देखिए सम 6 चिल्ड्रन है. स्टैंड्स इन अ क्यू. क्यू का मतलब क्या होता है, एक लाइन. तो मैं ये लाइन बना देता हूं. ठीक है, ये लाइन, एक लाइन में मुझे 6 चिल्ड्रन को क्या करना है, सिट कराना है. ठीक है, इन ए क्यू. अब देखिए कैसे मैं सिट करा सकता हूं. मैं सोचता हूं सबसे पहले मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मैं एक टीचर हूं, ये 6 स्टूडेंट्स है. तो मैं सबसे पहले कहूंगा एक स्टूडेंट्स आ जाइए और इसमें से किसी भी एक को चूज करिए. तो जब फर्स्ट स्टूडेंट्स आएगा तो उसके पास कितनी सीट अवेलेबल है, 6 सीट अवेलेबल है. तो वो 6 सीट में से भी किसी भी सीट को ऑक्यूपाई कर सकता है. मतलब उसके पास चॉइस है. तो वो 6 चेयर्स है फॉर एग्जाम्पल, तो वो 6 में से कोई भी एक चेयर को चूज करेगा. तो उसके पास चॉइस कितनी है, 6. फिर मैं कहूंगा सेकंड स्टूडेंट्स आ जाइए. अब सेकंड स्टूडेंट जब आएगा तो उसके पास कितनी चॉइस रह जाएगी, 5, क्योंकि एक चॉइस तो ऑक्यूपाई हो जाएगी ना. तो फर्स्ट स्टूडेंट जाएगा वो कहीं ना कहीं 6 चेयर में से कहीं ना कहीं तो एक चेयर पे बैठेगा ही ना. तो टोटल चेयर एक कम हो जाएगी. इट मीन चॉइस कितनी रह जाएगी, 5. इसी टाइप से नेक्स्ट के लिए चॉइस कितनी रह जाएगी, 4, 3, फिर 2, फिर 1. इट मीन इसको सोल्व करेंगे तो टोटल वेज कितने आ जाएंगे, 720 वेज. दैट इज आंसर. अब आपको यहाँ सीखना है किसकी हेल्प से, परम्यूटेशन की हेल्प से. अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. अब ये तो था हमारा बाई FPC, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. अब मैं यहाँ पे क्या करा रहा हूँ, बाई परम्यूटेशन. यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कितने हैं, इज इक्वल टू 6. और नंबर ऑफ चिल्ड्रन मतलब नंबर ऑफ थिंग्स जिसमें से आपको सिलेक्ट करना है. तो ये क्या बन जाएगी आपकी n. तो n इज इक्वल टू 6. उसके बाद आपको सिलेक्ट, कितने सिलेक्ट करने हैं, 6 के 6 चिल्ड्रन को आपको यहाँ बिठाना है ना. तो सिलेक्शन कितने का करना है, 6 का ही करना है सिलेक्शन. R भी कितना है आपका, 6 है. इट मीन्स परम्यूटेशन का फॉर्मूला पता है आपको, NPR किसके इक्वल होता है, n फैक्टोरियल डिवाइड दोनों का डिफरेंस n माइनस r का फैक्टोरियल. अब n यहाँ पे कितना है, 6 है, 6 का फैक्टोरियल. और फिर n माइनस r, n भी 6 है, r भी 6 है. तो 6 माइनस 6 का फैक्टोरियल. इसका मतलब 6 का फैक्टोरियल तो 720 हो गया. और 6 माइनस 6 0, और 0 का फैक्टोरियल होता है 1. तो 720 बाई 1 कितना आ गया, 720. दैट इज द आंसर. क्लियर हुआ. तो ये था आपका परम्यूटेशन की हेल्प से, और ये था आपका फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग.
तो आई होप आपको दोनों मेथड समझ आ गए होंगे। तो ये मेथड काफी इजी मेथड है, इसकी हेल्प से यदि परम्यूटेशन को सॉल्व किया जाए तो इट्स वेरी वेरी इजी। जस्ट आपको थिंकिंग पे सोचना है और थिंकिंग यदि आपको आ जाती है तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो प्लीज मेक अ नोट दिस क्वेश्चन बाय 2 ऑफ दिस मेथड। प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है हाउ मेनी वेज कैन द 5 वुमेन ड्रॉ अ वाटर फ्रॉम द 5 टैप्स। इसका मतलब नंबर ऑफ थिंग्स, नंबर ऑफ वुमेन्स। तो मैं नंबर ऑफ वुमेन्स की बात कर रहा हूं, तो नंबर ऑफ वुमेन्स कितनी है 5, तो ये क्या बन गया मेरा 10। अब इनको ड्रॉ वाटर करना है कितने में से 5 टैप्स, मतलब सेलेक्ट कितने करने हैं 5 टैप्स। सेलेक्ट नंबर ऑफ टैप्स कितने करने हैं 5, इसका मतलब ये क्या बन गया R। तो आपको पता है क्या निकालते हैं NPR। तो N भी यहाँ पे 5, R भी यहाँ पे 5। आपको सोल्व करना आता है 5 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 माइनस 5 0 का फैक्टोरियल। 5 का फैक्टोरियल कितना हो गया आपका 24, नहीं कितना आ जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और 0 का फैक्टोरियल 1। इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा 120 वेज। ये चीज क्लियर हो गई। अब आपको देखने में यहाँ अभी थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा सर कि एक सर करा क्या, थोड़ा समझ नहीं आया। अब इसको फंडामेंटल प्रिंसिपल अकाउंटिंग बेसिक उस माइंड को थोड़ा सोचे ना तो ये क्वेश्चन काफी इजी हो जाता है। इस टाइप से मत करिए इसको, क्योंकि आप देखिए बिल्कुल इजी से बताता हूँ मैं आपको सेकेंड मेथड। देखिए यहाँ पे 5 वुमेन्स है, ठीक है। एक बार इसको प्लीज मेक अ नोट। अब देखिए हम सेकेंड मेथड करेंगे। अब देखिए ध्यान से 5 वुमेन्स है, और यहाँ पे कितने टैप है, ये 5 टैप्स है। और जो वुमेन्स है इसको क्या करना है, यहां से वाटर लेना है टैप से, ठीक है। कि वुमेन ड्रॉ वाटर फ्रॉम 5 टैप्स इफ नो टैप रिमेन अनयूज। कोई भी टैप अनयूज नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब 5 वुमेन्स है और 5 भी टैप्स है। तो जैसे मैं कहता हूं फर्स्ट वुमेन को कि फर्स्ट वुमेन जाए और अपना टैप से वाटर को ड्रॉ करे, तो जब फर्स्ट वुमेन जाएगी तो उसके पास चॉइस कितनी है, वो 5 टैप्स है, तो वो किसी भी टैप से वाटर ड्रॉ कर सकती है। तो लेट कर लेता हूं उसके पास चॉइस कितनी है 5 आई, क्योंकि इसमें से वो किसी भी एक टैप को ऑन करेगी। मान लिया इस टैप को ऑन कर लिया, अब सेकंड वुमेन जाएगी, अब उसके पास चॉइस कितनी रह गई 1 2 3 4, इसमें से किसी एक टैप को ऑन कर लेगी वो, तो चॉइस 4। ऐसे थर्ड वुमेन जाएगी, उसके पास चॉइस कितनी रह गई 3। सपोज करा उसने किसी एक पे टैप ऑन कर लिया। फिर फोर्थ वुमेन जाएगी, उसके पास चॉइस कितनी रह गई 2। और नेक्स्ट जो लास्ट की 5th वुमेन जाएगी, उसके पास एक ही टैप ओपन रहेगा, तो वो इसको ड्रॉ कर लेगी, तो चॉइस कितनी रही 1। तो क्या आंसर आ गया 120 वेज, दैट इज आंसर। तो वहां पे आपको N और R में पजल हो जाओगे, इसलिए ये मेथड अप्लाई इजी लगता है। तो इस मेथड को आप थोड़ा माइंडली सोल्व कर सकते हो। तो फिर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो मैक्सिमम मार्क्स 2 मार्क्स है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन ही आएगा। तो 4 मार्क्स में आपका टेम्पटेशन लिखा नहीं जाएगा, तो आप प्रॉपर विषय अटेम्प्ट कर सकते हो। अधिकतर इस टाइप के क्वेश्चन 1 मार्क्स से अधिकतर आते हैं, तो वहां पे आपका टेम्पटेशन नहीं चेक होता, वहां पे आपका आंसर चेक होता है। तो क्लियर हुआ आपको? तो प्लीज मेक अ नोट। Now look at the board question number 3. In how many ways can the 4 different books है, 1 each chemistry, physics, biology and mathematics, इन अरेंज करना है आपको इन अ शेल। इसका मतलब देखिए ध्यान से कितनी बुक्स है, तो नंबर ऑफ बुक्स आपके पास कितनी है 4, ठीक है। और सारी की सारी बुक्स क्या है डिफरेंट है। अरेंज इन अ सेल करनी, तो अरेंज कितनी है 4 को अरेंज करनी है,
अरेंज इन अ शेल्फ। इसको अरेंज करना है, इसका मतलब आपको सेलेक्ट करने हैं, चारों को सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्शन क्या हो, जो अवेलेबल बुक्स है वो कितनी है 4, तो ये क्या बन गया n। सिलेक्शन कितना करना है 4 का, तो r की वैल्यू क्या बन गई 4। इट मीन्स आपको फाइंड आउट क्या करना है NPR, तो इसका मतलब 4PR। और आपको पता है 4 का फैक्टोरियल, r यहाँ पे कितना है 4, 4 माइनस 4 0 का फैक्टोरियल, और 4 का फैक्टोरियल कितना होता है 4 इंटू 2 इंटू 1, 0 का फैक्टोरियल 1। तो आपका आंसर कितना आ गया 24 बीस आ गए। और इसको सिंपल सेंस में समझना होता, कैसे समझते हैं, ये एक बुक शेल्फ है, ठीक है, आपके पास 4 बुक्स है, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथ्स की और बायो की। सबसे पहले आप फिजिक्स की बुक उठाते और उसको अरेंज करना स्टार्ट करते, तो आपके पास कितनी चॉइस है। ये फिजिक्स की बुक्स कहाँ कहाँ रख सकते थे आप, 1 2 3 4 चॉइस, तो किसी एक पे रखोगे। मान लेता हूँ मैं यहाँ पे रख देता हूँ फिजिक्स, कितने चॉइस आई मेरे पास 4। इसके बाद मैंने केमिस्ट्री की बुक ली, कितनी चॉइस है, क्योंकि एक तो फिल हो चुकी ना, तो चॉइस रही 3। तो मैं फिर केमिस्ट्री की यहाँ रख देता हूँ सपोज करा, तो कितनी चॉइस आ गई 3। अब मैं मैथ्स के अरेंज करता हूँ, कितनी चॉइस रह गई मैथ्स की 2। मैथ्स की मान लेता हूँ मैं यहाँ अरेंज कर देता हूँ। अब बायो, तो बायो के लिए स्पेस कौन सा बचा, एक ही बचा, तो चॉइस कितनी है 1। तो 4 इंटू 3 इंटू 2 कितना हो गया 24। तो ये आंसर कितना आ गया। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो ये इससे बेस्ट मेथड क्या है, इस टाइप का डायग्राम बना के इसको सोल्व करोगे थिंकिंग बेस्ड। अदरवाइज ये मेथड इजी लगता है तो इससे सोल्व कर सकते हो। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 4। देयर आर 3 डिफरेंट रिंग्स। आपके पास 3 रिंग्स है और तीनों की तीनों रिंग्स डिफरेंट है। बी बोर्न इन 4 फिंगर, और आपको 4 फिंगर्स है, उसमें आपको रिंग डालनी है। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन, कितने वे से कर सकते हो। कॉन्सेप्ट समझ आया आपके पास रिंग कितनी है 3, ठीक है, और आपके पास फिंगर कितनी है 4। इसका मतलब कभी भी सिलेक्शन कभी टोटल नंबर से ज्यादा तो नहीं हो सकता। इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ थिंग्स क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ फिंगर्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ फिंगर्स, नंबर ऑफ फिंगर्स क्या है 4, और रिंग्स कितनी है, रिंग्स है 3। तो रिंग्स कहाँ पे डालनी है, फिंगर में डालनी है। इसका मतलब ये सिलेक्शन है और ये क्या है आपका टोटल नंबर। तो ये क्या बन गया आपका n और ये क्या बन गया r। इट मीन्स आपको क्या निकालना होता है NPR। तो n यहाँ पे क्या हो गया 4p3, तो 4 का फैक्टोरियल डिवाइड में 4 माइनस 3 1 का फैक्टोरियल। 4 का फैक्टोरियल कितना हो गया 4 3 2 इंटू 1 और 1 का फैक्टोरियल 1। तो आंसर कितना आ गया 24 मिनट्स। और अभी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट समझिए। 4 फिंगर्स है, मैं यहाँ 4 फिंगर्स ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, थर्ड फिंगर, फोर्थ फिंगर। यहाँ पे रिंग है, 3 रिंग है, R1 R2 R3, ठीक है। अब इसने एक कंडीशन कही, क्या कंडीशन कही कि विद एट मोस्ट 1 इन ईच फिंगर, मतलब एक फिंगर में एक से ज्यादा रिंग नहीं डालनी आपको, ठीक है ना। एट मोस्ट 1 इन ईच फिंगर, ज्यादा से ज्यादा एक से ज्यादा मतलब 2 रिंग कभी भी एक फिंगर में नहीं डालनी, ये कहता है। अब मैं यहाँ से फर्स्ट रिंग को उठाता हूँ, तो मेरे पास चॉइस कितनी है, मैं इसमें से किसी भी एक फिंगर में डाल सकता हूँ। तो सपोज करता हूँ मेरे पास चॉइस कितनी है यहाँ पे 4, मैं सपोज करा इस फिंगर में डाल दी। अब मैं दूसरी रिंग को पिक करूंगा, अब मेरे पास चॉइस कितनी रह गई, एक तो रिंग इसमें डाल चुकी, दूसरी रिंग आ नहीं सकती, तो चॉइस कितनी रह गई यहाँ पर 3। अब मैं सपोज करा मैंने इसमें डाल दी, अब मैं थर्ड रिंग को लूंगा, पिक करूंगा। अब मेरे पास चॉइस कितनी रह गई 1 और 1 2, दोनों में से किसी एक फिंगर में डाल सकता हूँ, तो चॉइस कितनी रह गई मेरे पास
2। रिंग्स खत्म, इसका मतलब चॉइस खत्म। तो 4 इंटू 3 इंटू 2 कितना हो गया? 4 इंटू 3 12 इंटू 2 24 रिंग्स। Concept clear? So please make a note. Now look at the board. Question number 5. Yes, question number 5. A student wants to arrange 3 economics book, 2 history book and 4 English books on a shelf. मतलब एक स्टूडेंट है, उसके पास इकोनॉमिक्स बुक है, हिस्ट्री बुक्स है और इंग्लिश बुक्स है। वो अरेंज करना चाहता है ऑन अ शेल्फ, उसको शेल्फ में अरेंज करना चाहता है। इफ द बुक्स ऑन द सेम सब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, मतलब यहाँ देखिए उसके पास 3 इकोनॉमिक्स की बुक है, तो इकोनॉमिक्स की बुक ये नहीं है कि उसके ऑथर्स अलग अलग है, तो तीनों इकोनॉमिक्स बुक क्या काउंट होगी? डिफरेंट। क्लियर है? तो डिस्टिंक्ट केस है ये भी। ऐसे ही 2 हिस्ट्री की बुक्स है तो 2 की 2 क्या है? डिफरेंट है। ऐसे 4 इंग्लिश बुक है तो ये 4 इंग्लिश की बुक्स क्या है? डिफरेंट है ऑन ए शेल्फ। अब क्या बताना है आपको? द नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। अब आपको पता है टोटल बुक्स कितनी हो गई। हम बात करते हैं फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। टोटल बुक्स 3 इको की है प्लस 2 हिस्ट्री की है प्लस और 4 इंग्लिश की है। तो टोटल बुक्स कितनी होगी? 4 और 3 7 और 2 9। टोटल बुक्स है 9 बुक्स। और यहां पे लिख दो बुक्स क्या है? डिफरेंट है। सारी की सारी बुक्स क्या है? डिफरेंट है। आपको इसको अरेंज करना है, तो इसका मतलब नो की नो 99 बुक्स को आपको शेल्फ में अरेंज करना है। तो इसका मतलब एन भी यहाँ पे 9 है और आर भी कितना है यहाँ पे? 9, क्योंकि 99 बुक्स को अरेंज करना है। तो आपको क्या निकालना है? NPR। इसका मतलब 9PR, और 9PR का मतलब 9 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 9 माइनस 9। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 9 का फैक्टोरियल, और 9 माइनस 9 क्या हो जाएगा? 0 का फैक्टोरियल। तो आंसर आ गया आपका 9 फैक्टोरियल, दैट इज द आंसर। क्लियर है? तो आप वैसे भी देख सकते हो, जैसे आपके 9 बुक्स है, आप फर्स्ट बुक लोगे, फर्स्ट बुक को रखोगे तो कितनी चॉइस है? क्योंकि 9 बुक्स है तो आपको चॉइस है 9। फिर सेकंड बुक पिक करोगे, सेकंड बुक को रखोगे, कितनी चॉइस रह जाएगी? अब नेचुरली एक चॉइस अपने फर्स्ट बुक रखी है तो उसकी पोजीशन तो ऑक्यूपाई हो गई, तो अब रिमेनिंग पोजीशन कितनी रह गई? 8। फिर थर्ड बुक के लिए 7, फिर 6, फिर 5। तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा आपका? 9 फैक्टोरियल, दैट इज द कॉन्सेप्ट। तो इसको सोल्व करके आंसर दे रखा है आपका 362880, 362880, दैट इज द आंसर। ये तो था हमारा फर्स्ट पार्ट, ये तो इजी था। अब नेक्स्ट पार्ट जो समझना है वो मेन इंपॉर्टेंट है। कहता है द नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट। अब ये बताइए कितने अरेंजमेंट अब होंगे इफ ऑल बुक्स ऑन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट, मतलब जितनी भी बुक्स है ऑफ ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट का मतलब हिस्ट्री की बुक्स अलग हो गई, इकोनॉमिक्स की बुक्स अलग रहेगी, इंग्लिश की बुक्स अलग, ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ बुक्स है, आर टू बी टुगेदर। इसका मतलब ये नहीं है कि फर्स्ट इंग्लिश की बुक यहाँ है, इसके बाद हिस्ट्री के आगे फिर इंग्लिश के आगे, नहीं। आपको क्या करना है? हिस्ट्री की बुक्स को अलग रखना है, इंग्लिश की बुक्स को अलग, मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। तो वो जितनी भी हिस्ट्री की बुक्स है वो भी साथ साथ आनी चाहिए, इंग्लिश की बुक भी साथ साथ आनी चाहिए, और ऐसे ही इकोनॉमिक्स की बुक वो भी साथ साथ आनी चाहिए। तो इसको कैसे करते हैं उसके लिए प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब जो समझना है, जो मेन इंपॉर्टेंट है, ये सेकंड पार्ट है, इसको ध्यान से समझिएगा। इट्स वेरी इजी है, लेकिन कॉन्सेप्ट है, यदि कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया तो पजल हो जाओगे। इसने कहा है कि तीनों के तीनों जो सेट है वो साथ साथ आने चाहिए। इसका मतलब देखो, ये इकोनॉमिक्स की बुक है, ये हमारी हिस्ट्री की बुक है, और ये इंग्लिश की बुक है। ठीक है, अभी हम सबसे पहले इन तीनों को देखते हैं। इसने कहा कि इसके अंदर जो बुक्स है उसको भूल जाइए। अब ये 3 बुक्स टाइप्स की बुक है, ये कितने पे से अरेंज हो सकती है पहले इसको देखो। 1 2 3, तीनों की तीनों अलग है, तो कितने वे से अरेंज हो सकती है? जितनी बुक्स उतने फैक्टोरियल। तो 1 2 3,
तो क्या आ गया आपका 3 फैक्टोरियल। समझना इसको ध्यान से, जितनी बुक्स है उसका फैक्टोरियल। अब मल्टीप्लाई, अब इसके अंदर देखना है कि इन अंदर की जो बुक्स है उसको कितने वे से अरेंज कर सकते हो। जैसे मैं इकोनॉमिक्स की बात करता हूं, इकोनॉमिक्स की कितनी बुक्स है, 3 बुक है, E1, E2, E3, तीनों बुक्स अलग है, तो कितने वे से अरेंज हो सकती है, 3 वे से, सॉरी 3 फैक्टोरियल से, तो 3 फैक्टोरियल। हिस्ट्री की कितनी बुक्स है, 2, H1, H2, 2 बुक्स है, तो कितने का फैक्टोरियल आ गया, 2 फैक्टोरियल। इंग्लिश, इंग्लिश की कितनी बुक्स है, 4, तो E1, इसको डबल दे दूं, E1, E2, E3, E4, 4 बुक्स थी, तो कितने वे से अरेंज हो सकती है ये 4। ये क्लियर हुआ, दोबारा समझिए। जैसे मैंने कहा इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और इंग्लिश 3 बुक्स है, तीनों की तीनों डिफरेंट है, और आपने सीखा कि यदि आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझना है, यहाँ पे जितनी थिंग्स है उतने फैक्टोरियल से वो अरेंज हो सकती है। जैसे यहाँ 3 टाइप्स की बुक थी, तो 3 के फैक्टोरियल से अरेंज हो सकती है। ऐसे 3 में इकोनॉमिक्स की फर्दर 3 टाइप से है, तो वो फिर भी 3 के फैक्टोरियल की वैल्यू सॉल्व हो सकती है। ऐसे फिर हिस्ट्री, जहाँ 2 बुक्स है, तो ये 2 फैक्टोरियल से अरेंज हो सकती है। ऐसे ही इंग्लिश की बुक्स कितनी है, 4, तो ये कितने फैक्टोरियल से अरेंज हो सकती है, 4 फैक्टोरियल। क्लियर है ना, जो हमारे से पहला क्वेश्चन था। जैसे मैं दोबारा समझा रहा हूं, इसको देखिए दोबारा। जैसे मेरे पास 3 सब्जेक्ट है, मैथ्स, इंग्लिश और साइंस। अब इसको 3 कितने पे से अरेंज कर सकता हूं, तो मेरे पास यहाँ 3 बुक्स है, तो 3 पोजीशंस है, तो पहले पे चॉइस कितनी है, 3, सेकंड पे चॉइस कितनी रहेगी, 2, थर्ड पे चॉइस कितनी रहेगी, 1, 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना आ गया, 6 वेज आ गए ना। तो ऐसे ही सिंपल ये है क्या चीज, ये एक्चुअली 3 का फैक्टोरियल ही है। तो जितनी थिंग्स हो उसको कितने वे से अरेंज कर सकते हो, इसका मतलब उसका क्या कर दो, फैक्टोरियल। तो यहाँ पे हमारे 3 सब्जेक्ट थे, तो हमने 3 का फैक्टोरियल करा। अब हर सब्जेक्ट फर्दर डिवाइड है, तो उसको भी आपको देखना है कि वो कितने वे से अरेंज हो सकता है। यहाँ 3 बुक्स थी तो 3 फैक्टोरियल, यहाँ 2 बुक्स थी तो 2 फैक्टोरियल, यहाँ कितनी बुक्स थी, 4, तो 4 फैक्टोरियल। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और गेट द आंसर। सो प्लीज मेक अ नोट, नाउ टू सॉल्व। 3 का फैक्टोरियल कितना होता है, 6, 3 का फैक्टोरियल 6, 2 का फैक्टोरियल कितना होता है 2, और 4 का फैक्टोरियल कितना होता है, 4 इंटू 3 इंटू करेंगे तो 24, तो 20 ये 48 हो गया, और ये 36 हो गया। अब 48 को 36 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा, 8 6 48, 4 6 4 28, 8 6 24, और 3 4 12 और 4, इसका मतलब 8 2 7, तो आपका आंसर आ जाएगा 1728। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं हुआ तो इसको 2 3 4 बार फोकस करिए, और ये कॉन्सेप्ट मस्ट भी क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे अभी। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, हाउ मेनी 6 डिजिट टेलीफोन नंबर। इसका मतलब आपको 6 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है, हमें बनाना है 6 डिजिट का टेलीफोन नंबर। इसका मतलब n इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ गया, 6 हो गया, वन 2 3 4 5 6 6 डिजिट बन गए। नेक्स्ट पार्ट रीड करते हैं। विद द डिजिट 0 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब हमारे पास टोटल डिजिट कितनी है, इज इक्वल टू 0 से 9, इसका मतलब 10 डिजिट्स। तो हमारे पास कितनी डिजिट्स है, 10 डिजिट, कोई भी डिजिट यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट रीड करिए। इफ ईच नंबर स्टार्ट विथ 3 5, इसका मतलब ये तो रेस्ट्रिक्शन दे दी कि मतलब 3 और 5, ये तो यहीं से तो स्टार्ट होना ही सही। इसका मतलब अब हमारे पास फिलिंग चॉइस कितनी रह गई, 4, ये हमारी चॉइसेस है। क्लियर है।
फिर कहता है नो डिजिट अपीयर मोर देन वन, इसका मतलब क्या है, नोट रिपीटिशन। तो रिपीटिशंस भी नहीं है। तो अब देखिए 2 डिजिट तो यहां पे यूज हो गई, अब आपके पास रिमेनिंग डिजिट कितनी रह गई, 8। तो फर्स्ट डिजिट के लिए कितनी चॉइस है आपके पास, 8। सेकेंड डिजिट फिल करने के बाद एक चॉइस और कम हो जाएगी, इसका मतलब 7, एक और कम हो जाएगी 6, एक और कम हो जाएगी 5। तो फिलिंग चॉइस तो यही रहेगी ना। तो कितना हो गया, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज द योर आंसर। कितना इजी क्वेश्चन था। क्लियर है कि आपको 6 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना, 2 डिजिट आपकी फिक्स है, 4 डिजिट की चॉइस देखनी है। तो कितनी चॉइस बचती है, पहली डिजिट पे आपकी टोटल डिजिट थी 10 और 2 डिजिट यहाँ यूज हो गई है, तो रिमेनिंग कितनी रह गई, 8। तो यहाँ चॉइस रह गई 8, यहाँ 7, यहाँ 6, यहाँ 5, मल्टीप्लाई करो, टोटल बेस आ गया। सो प्लीज मेक अ नोट। तो मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1680। अब मैं इसको दूसरे टाइप से निकाल देता हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। परम्यूटेशन के हेल्प से कैसे करते हैं, नंबर ऑफ डिजिट। अभी हमारे पास टोटल डिजिट कितनी है, 0 to 9 10 डिजिट है, लेकिन इसमें से 2 डिजिट तो फिक्स हो गई। 2 डिजिट क्या है, फिक्स्ड है। अब जब 2 डिजिट फिक्स्ड है तो चॉइसेस कम हो गई। तो अब यहां पे अवेलेबल चॉइस कितना हो गया, n कितना रह गया, 10 - 2 = 8। आपको 6 डिजिट का नंबर बनाना था, 6 डिजिट का। इसका मतलब यहाँ पे r = क्या था, 6, लेकिन 2 डिजिट तो फिक्स हो गई। नाउ अब r क्या बन गया, 6 - 2 = 4। जो चीज फिक्स हो गई है वो n में से भी माइनस कर दीजिए और r में से भी माइनस कर दीजिए। तो अब फॉर्मूला क्या बनता है, NPR। इसका मतलब आपको क्या निकालना है, n हो गया आपका 8, p और r कितना हो गया, 4। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 8 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 8 - 4, 4 का फैक्टोरियल। इसको सोल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, इसको सोल्व करो, 8 × 7 × 6 × 5 × 4 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 का फैक्टोरियल। इससे ये कैंसिल आउट हो गया। तो 8 × 7 × 6 × 5, 8 × 7 × 6 × 5, इसका मतलब आंसर कितना आ गया, 1680। तो ये हमने थोड़ा डायरेक्ट निकाल दिया, थोड़ा थिंकिंग बेस करके, ये पर्टिकुलर परम्यूटेशन की हेल्प से निकाला। क्लियर हुआ आपको। तो प्लीज मेक अ नोट। तो याद रखिएगा जब फिक्सिंग हो जाती है डिजिट्स की तो आप उसको n में से भी माइनस करोगे और r में से भी माइनस करोगे। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 7। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा माइंड यूज करेंगे तो निकाल पाओगे। इफ देयर आर 6 पीरियड्स इन ईच वर्किंग डे, आपके डेली के 6 पीरियड लगते हैं इन स्कूल, इन हाउ मेनी वेज कैन वन अरेंज 5 सब्जेक्ट। अपने आप को मान के चलिए, आपको अपना टाइम टेबल खुद बनाना है, तो आपके एक दिन में 6 पीरियड लगते हैं और आपके पास 5 सब्जेक्ट्स है, तो आप कितने वेज से अपना टाइम टेबल बना सकते हो, ये आपको बताना है। इट्स वेरी इजी, समझ आया क्वेश्चन। ईच सब्जेक्ट इज अलाउड एटलीस्ट 1 पीरियड, लेकिन आपकी कंडीशन क्या है, हर एक सब्जेक्ट का 1 पीरियड होना जरूरी है। क्या बना सकते हो, इजी है, बिल्कुल देखिए ध्यान से। यहां हम चेक करते हैं टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स। टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स, कितने पीरियड्स है टोटल, 6। देयर आर 6 पीरियड इन ईच, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स इज 6। उसके बाद इन हाउ मेनी वेज कैन अरेंज 5 सब्जेक्ट, इसका मतलब सब्जेक्ट्स कितने हैं, सब्जेक्ट 5 से। अब आपको इसको अरेंज करना है, कैसे अरेंज करेंगे, देखिए मैं अपना टाइम टेबल बनाता हूं खुद। ये मेरा टाइम टेबल है, दिस वन इज माई फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ, फिफ्थ पीरियड,
और 6 पीरियड। मैंने अपना टाइम टेबल बना दिया। सुबह भाई 9 से 10 इतना, 10 से 11 इतना, 11 से 12, ये मेरा टाइम टेबल है। अब आपको सब्जेक्ट फिल करना है। अब मैं पहला सब्जेक्ट देखूंगा। मेरा पहला सब्जेक्ट है मैथ्स। तो मैथ्स कहाँ, कौन सा पीरियड पे लगाऊं? इट मीन्स सबसे पहले मैं सब्जेक्ट मान लेता हूँ। देखो इजी सा मेथड है, 5 सब्जेक्ट्स है, इसको मैं मान लेता हूँ मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश। लेट करा। अब सबसे पहले मैंने मैथ्स को चूज करा और मैं कहता हूँ मैथ्स को मैं कौन से पीरियड पे अरेंज करूं। तो मेरे पास चॉइस कितनी है? 6। तो मैं किसी भी पीरियड को मैथ्स का पीरियड बना सकता हूं। तो मेरे पास अवेलेबल चॉइस कितनी है मैथ्स की? 6 मल्टीप्लाई। अब मैं फिजिक्स की बात करता हूँ। तो फिजिक्स की मेरे पास चॉइस कितनी रह गई? 5, क्योंकि एक चॉइस तो फिल हो चुकी ना। अब केमिस्ट्री की चॉइस कितनी रह गई? 4। बायो की चॉइस कितनी रह गई? 3। इंग्लिश की चॉइस कितनी रह गई? 2। सारे पीरियड्स अरेंज हो गए। लेकिन देखिए ध्यान से 1 2 3 4 5, अभी 5 पीरियड अरेंज हो गया। इसका मतलब एक पीरियड अभी भी ब्लैंक है। ये क्या हुए हैं? ये हमारे अरेंज ओनली 5 सब्जेक्ट या 5 पीरियड्स। अब यहाँ पे हमारा एक पीरियड्स रह गया। अब वो पीरियड्स मैं किसको दूं? अब मेरे पास चॉइस कितनी है? 5, क्योंकि एक सब्जेक्ट 2 बार आएगा, क्योंकि 5 पीरियड्स हो गए, एक एक्स्ट्रा पीरियड है। तो मेरे पास एक पीरियड को असाइन करने की कितनी चॉइस है? 5। मैं एक पीरियड जो रह गया वहां फिजिक्स भी लगा सकता हूँ, मैथ्स भी लगा सकता हूँ, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश। इतना चॉइस रह गई मेरे पास 6, नहीं सॉरी, कितनी चॉइस रह गई? 5, क्योंकि एक पीरियड है। सब्जेक्ट कितने रह गए? तो मेरे 1 पीरियड है, चॉइस कितनी रह गई? 5। क्लियर है? तो टोटल वेज, अब मेरे टोटल वेज कितने आ गए? टोटल वेज पहले कितना आया? 6 फिर 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर उसके बाद कितने रह गए? 5। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो। 6 का फैक्टोरियल तो कितना होता है? 720। 720 को 5 से कर दो मल्टीप्लाई। 720 मल्टीप्लाई बाई 5। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा आपका? 3600 वेज। क्लियर हुआ? कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ना। तो प्लीज मेक अ नोट। Now look at the board. In how many ways can the 6 boys and 5 girls to be arranged? कितने boys है? 6 boys है, 6 boys है and 5 girls। आपको देखना, इसको अरेंज करना है फॉर ए ग्रुप फोटोग्राफ। एक आपको क्या बनानी है? ये आपकी ग्रुप फोटोग्राफ है। ग्रुप फोटो बनानी है आपको। कैसे बनानी है? इफ द गर्ल्स आर सिट ऑन द चेयर इन ए रो। तो गर्ल्स को तो सिट कहां पे करना है? चेयर पे। ये चेयर्स है, 5 गर्ल्स है, तो हमने यहां पे क्या बना दी? 5 चेयर्स। ये हमारी नंबर ऑफ चेयर्स है, नंबर ऑफ चेयर्स कितनी है? 5 चेयर्स है। और उसके बाद क्या कहा? एंड द बॉयज आर स्टैंड इन अ रो बिहाइंड देम। और बॉयज को इन चेयर्स के पीछे खड़ा होना है। इट मीन्स बॉयज यहां पे अरेंज होंगे। तो बॉयज कितने हैं टोटल? 6। तो B1, B2, B3, B4, B5, B6, 6 बॉयज है और 5 गर्ल्स है। G1, G2, G3, G4, G5। क्लियर है? अब कितने वे से अरेंज कर सकते हैं? अब देखिए, सबसे पहले तो आप इसको देखिए कि यहाँ पे हम बॉयज को यहीं पे बॉयज की सीटिंग चेंज नहीं करते, गर्ल्स की सीटिंग चेंज करते हैं। गर्ल्स आपस में कितने वे से अरेंज हो सकती है? टोटल गर्ल्स कितनी है? 5। तो एन कितना हो गया यहाँ पे? 5। और सेलेक्ट आपको सारी के सारी गर्ल्स को अरेंज एक ही साथ बिठाना है। इसका मतलब आर की वैल्यू भी कितनी हो गई? 5। इसका मतलब 5P
5, तो नेचुरली सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 5 फैक्टोरियल, और 5 का फैक्टोरियल कितना होता है 120 वेज। ये तो क्या आ गया गर्ल्स का अरेंजमेंट। अब बॉयज की बात करते हैं, बॉयज कितने हैं 6, तो ये भी आपस में अपनी सीट को चेंज कर सकते हैं। तो सेलेक्ट तो एक टाइम पर सभी बैठेंगे ना एक साथ, इसका मतलब नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं 6, तो n = 6, और सेलेक्ट कितने करने हैं आपको 6 के 6 को एक टाइम पर बिठाना है, तो सिलेक्शन कितने करनी है 6 के 6। इसका मतलब ये भी सेम वही हो गया NPR, इट मीन्स 6P6। तो इसको सोल्व करोगे क्या आएगा 6 का फैक्टोरियल, और 6 का फैक्टोरियल कितना होता है 720। लेकिन ग्रुप फोटो में तो दोनों को करना है, इसका मतलब दोनों की मल्टीप्लाई। इसका मतलब सिंपल सा क्या आ गया इसका आंसर 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल। 6 का फैक्टोरियल 720 और 5 का फैक्टोरियल 120, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 86400। That is the final answer. So please make a note. क्लियर हुआ? बॉयज के अलग अरेंजमेंट निकाल दीजिए, गर्ल्स के अलग अरेंजमेंट, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो टोटल का क्या हो गया अरेंजमेंट आ गया। ये माइंड सेट करना, जब भी आपको 2 चीज निकालनी 3 चीज निकालनी, सभी का डिफरेंट वे से निकालिए। जैसे हमने यहाँ पे बॉयज का अलग अरेंजमेंट निकाला, गर्ल्स का अलग अरेंजमेंट निकाला, और दोनों को एक ही फोटोग्राफ में ऐड करना है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो कंबाइन का अरेंजमेंट आ गया। तो बॉयज से 6, तो कितने वे से अरेंज हो सकते हैं 6 फैक्टोरियल, शॉर्टकट पता है आपको। गर्ल्स कितनी है 5, तो कितने वे से अरेंज हो सकती है 5 फैक्टोरियल। तो आंसर कितना आ गया 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल, दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर यू विल गेट। सो प्लीज मेक अ नोट। Now look at the board, question number 9. It's very easy, interesting question है। कैसे सोल्व करेंगे देखिए। In how many ways can the 5 boys and 3 girls be arranged so that no 2 girls may sit together? मतलब 2 गर्ल्स साथ साथ नहीं बैठनी चाहिए। तो अब देखिए जब 2 गर्ल्स साथ साथ नहीं बैठ सकती, इसका मतलब एक बीच में बॉयज होगा, तो किस टाइप का अरेंजमेंट बन सकता है। तो हम बॉयज देखते हैं कि बॉयज कितने हैं, यहाँ पर 5 बॉयज है, हमारे 5 बॉयज है। तो बॉयज को फिल करना है तो मैं बॉयज को लिख देता हूं B1 B2 B3 B4 B5, ये 5 बॉयज है। अब यहाँ पे बीच में आपको क्या बिठाना पड़ेगा, गर्ल्स को सिटिंग देनी होगी। क्यों? क्योंकि यदि आपने यहाँ पे 2 गर्ल्स को बिठा दिया तो वो क्या आ जाएंगे, दोनों गर्ल्स साथ साथ आ जाएगी। इसने कहा है कि 2 गर्ल्स साथ साथ नहीं आनी चाहिए, इसका मतलब एक गर्ल्स के बाद क्या मिलने का बॉयज। तो गर्ल्स कहाँ कहाँ आ सकती है, गर्ल्स यहाँ आ सकती है, गर्ल्स यहाँ आ सकती है, गर्ल्स की सीटिंग यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है और यहाँ हो सकती है। ये आएगा। इसका मतलब गर्ल्स की सीटिंग्स कितने प्लेस पे हो सकती है 6 प्लेसेस पे। इतना क्लियर हुआ। अब हम गर्ल्स है कितनी, गर्ल्स है कितनी है 3 गर्ल्स, यहाँ पे 3 गर्ल्स है, ठीक है। अब मैं कहता हूं फर्स्ट गर्ल को कहता हूं जाइए और अपनी सीटिंग ले लीजिए। तो गर्ल्स के पास की फर्स्ट गर्ल्स के पास चॉइस कितनी रही है 1 2 3 4 5 6, कितनी चॉइस है 6। तो मैं नंबर ऑफ वेज की बात करता हूं, तो फर्स्ट गर्ल्स के पास चॉइस कितनी हो गई 6। अब मैं कहता हूं सेकंड गर्ल्स जाइए। अब 6 में से कहीं ना कहीं तो कहीं एक गर्ल बैठेगी ना, इसका मतलब अब चॉइस कितनी रहेगी 1 लेस, तो 5। फिर थर्ड गर्ल्स के बाद एक चॉइस और कम हो जाएगी, मीन्स 4। तो 6 × 5 30 × 4 120। तो आपका आंसर कितना आ गया 120 वेज। दैट इज द फाइनल आंसर। समझ आया कॉन्सेप्ट? तो इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन। ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। इन हाउ मेनी वेज, आप कितने वेज से अरेंज कर सकते हो 9 एग्जामिनेशन पेपर। 9 एग्जामिनेशन पेपर है, आपको उनको अरेंज करना है, लेकिन अरेंज कैसे करना है इसको देखिए। सो दैट द बेस्ट एंड द रोस्ट, इसका मतलब सबसे बेस्ट पेपर कौन सा है और सबसे बेकार पेपर कौन सा है
नेवर कम टुगेदर, दोनों साथ साथ नहीं आने चाहिए। क्लियर है? इसका मतलब क्या है, अब दोनों साथ साथ नहीं आने चाहिए तो हम क्या करते हैं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं कि टोटल पेपर्स है 9। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि 9 पेपर्स में से यदि आपको सेलेक्ट करने हो तो कितने वे से आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। और इसको की कहा, इसमें बेस्ट और प्रोस्ट साथ साथ नहीं आने चाहिए। अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए वो क्या थे, दोनों साथ साथ आने चाहिए, ठीक है ना। तो हम नहीं के निकालने हैं तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले टोटल वेज निकाल लेते हैं, फिर दोनों को साथ साथ होने के वेज निकालने के, दोनों को माइनस कर देंगे तो वो नंबर ऑफ वेज जो साथ साथ नहीं आएंगे वो निकल जाएंगे। क्लियर हुआ? तो सबसे पहले हम अपना कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ पेपर्स, कितने पेपर्स है आपके यहाँ पर, 9 पेपर्स, और आपको इनको अरेंज करना है। तो सभी को अरेंज करना है, इट मीन्स क्या हो गया, 9 के 9 अरेंज करना है। तो ये n हो गया, यही r हो गया। तो इसका मतलब क्या बन गया आपका, NPR, इट मीन्स 9PR। तो 9PR क्या होता है, 9 फैक्टोरियल, सॉरी 9P9, और ये 0 का फैक्टोरियल करके 1 ही आएगा। इसका मतलब 9 फैक्टोरियल ही आपका क्या आएगा, नंबर ऑफ वेज आएंगे। अब हम बात करते हैं किसकी, दोनों साथ साथ आने चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं बेस्ट एंड रॉस्ट कम्स टुगेदर। ये दोनों पेपर साथ साथ आने चाहिए। इसका मतलब क्या है, अब हमारे पास जो आपको जब दिखाई देता है ना कि भाई ये चीज साथ साथ आनी चाहिए, उसको पेयरिंग बना लो और उसको एक यूनिट मान के चलिए। अब देखिए बेस्ट और रोस्ट, वैसे तो ये फर्स्ट पेपर, ये 2 पेपर, 2 पेपर हो गए, लेकिन हम इसको काउंट करेंगे एक सिंगल पेपर। इसको काउंट करो एक सिंगल पेपर की तरह, ठीक, क्योंकि ये दोनों साथ साथ आएंगे तो एक यूनिट मान ली मैंने। अब रिमेनिंग पेपर कितने रह गए, प्लस में 7 पेपर, क्योंकि टोटल कितने पेपर थे, 9 पेपर थे, 7 पेपर, तो दूसरे पेपर हो गए 2, ये हो गए बेस्ट और रोस्ट। तो टोटल कितने पेपर हो गए, 9 हो गए, लेकिन हमने इसको एक सिंगल यूनिट मानी है तो इसको आप एक सिंगल पेपर मानिए। तो टोटल पेपर कितने हो गए आपके, 8 पेपर हो गए। तो यहां से नंबर ऑफ वेज कितने आ गए, तो नंबर ऑफ वेज 8 हो गए टोटल यूनिट। तो क्या लिखोगे इसका, 8 का फैक्टोरियल। क्लियर है, आंसर दिखाई देगा आपको। लेकिन आपको ये पता है कि जो बेस्ट और रोस्ट है ये भी तो आपस में अरेंज हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये बेस्ट और रोस्ट, या हो सकता था रोस्ट और बेस्ट। तो इसका मतलब यहाँ 2 पेपर है तो ये भी कितने वेज से अरेंज हो सकते हैं, 2 फैक्टोरियल से। तो नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। क्लियर हुआ? तो ये आ गए हमारे कौन से, नंबर ऑफ वेज जिसमें दोनों के दोनों क्या आने चाहिए, कम्स टुगेदर। लेकिन क्वेश्चन तो क्या कहता है, नेवर, नेवर, इसका मतलब टोटल में से इसको माइनस कर दो। तो बेस्ट और रोस्ट नेवर कम्स टुगेदर, नेवर टुगेदर। तो इसके हमें नंबर ऑफ वेज बताने हैं। तो क्या हो जाएंगे, टोटल वेज, टोटल वेज कितने थे आपके, 9 फैक्टोरियल माइनस, और जो साथ साथ आने के वेज कितने थे, 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल। अब देखिए यहाँ भी 8 है, यहाँ 9 है, इसको आप चेंज कर सकते हो। कैसे चेंज कर सकते हो, इसको चेंज कर लो, 9 मल्टीप्लाई 8 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल, और 2 का फैक्टोरियल, 2 into 1 2 ही आता है, तो 2 ही लिख दो इसको डायरेक्ट। दोनों में से कॉमन आउट क्या हो गया, 8 का फैक्टोरियल, क्या रह गया, 9 minus 2, इट मीन्स 8 का फैक्टोरियल इंटू 7। 8 का फैक्टोरियल आप निकालिए, इंटू में 7 करिए और अपना आंसर ऑब्टेन करिए। सो प्लीज मेक अ नोट, सो प्लीज मेक अ नोट आंसर। आंसर इज व्हाट, दिस 8 का फैक्टोरियल होता है 40320 मल्टीप्लाई बाई 7, मल्टीप्लाई बाई 7 का क्या आंसर मिलेगा, 282240, दैट इज द करेक्ट आंसर। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 11 भी बिल्कुल सेम है जैसा क्वेश्चन नंबर 10 था।
देखिए 6 कैंडिडेट्स है आर टू टेक एग्जामिनेशन, 6 कैंडिडेट्स। यहाँ पे आप देखिए हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं, 6। इसका मतलब n की वैल्यू क्या मिल गई आपको, 6 मिल गई। उसके बाद 3 एग्जामिनेशन, 6 कैंडिडेट्स आर टू टेक एग्जामिनेशन इन 3 इन मैथ्स। इसका मतलब इसमें से जो मैथ्स पेपर देंगे वो कितने कैंडिडेट्स हैं, वो 3 कैंडिडेट्स हैं। उसके बाद रिमेनिंग 3 इन डिफरेंट सब्जेक्ट, जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन रिमेनिंग तो है लेकिन सारे के सारे क्या है, डिफरेंट है, वो 3 कैंडिडेट्स हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन दे सिट इट, आपको इसको अरेंज करना है कि कितने वे से आप इसको अरेंजमेंट कर सकते हो। इन ए रो, इसका मतलब आपको एक रो को बेस करनी है। हमने एक ये रो बना ली, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आपको उनको सिटिंग देनी है रो में, रो, सो दैट ऑल द 3 कैंडिडेट्स इन द मैथ्स मे नॉट सिट टुगेदर। इसका मतलब फिर वही क्वेश्चन है कि जो मैथ्स के कैंडिडेट है तीनों के तीनों वो साथ साथ नहीं आने चाहिए। इसका मतलब वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। सबसे पहले हम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को अरेंज करते हैं, कितने वे से अरेंज कर सकते हैं, फिर हम देखेंगे कि दोनों साथ साथ कैसे कितने वे से अरेंज हो सकते हैं, फिर उसको माइनस कर देंगे तो वो नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे जिसमें वो दोनों साथ साथ नहीं बैठेंगे। तो सबसे पहला हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ वेज टू अरेंज, किसको अरेंज कर सके, 6 कैंडिडेट्स। तो नंबर ऑफ वेज टू अरेंज 6 कैंडिडेट्स। तो फर्स्ट कैंडिडेट्स इट मीन्स क्या है, आपको 6 के 6 को सिलेक्ट करना है और n कितने हैं आपके 6। तो यह डायरेक्टली आप लॉजिक सोच रहे हो कि फर्स्ट कैंडिडेट किसी भी किसी भी पोजीशन में बैठ सकता है, दिस मीन्स 6, यहाँ 5, यहाँ 4, ये 3, ये 2, ये 1, ये हुआ। तो फर्स्ट कैंडिडेट के पास चॉइस कितनी रहेगी, पोजीशन 6, कहीं पे बैठ सकता है। सेकंड केस में सेकंड स्टूडेंट्स के पास एक चॉइस कम हो जाएगी, 5। इसका मतलब टोटल वेज कितने आ गई, 6 का फैक्टोरियल, और 6 का फैक्टोरियल कितना होता है 720। अब हम बात किसकी करेंगे, जिसमें मैथ्स वाले सिट टुगेदर की बात करते हैं। अब हम बात करेंगे अब मैथ्स कैंडिडेट्स सिट टुगेदर। अब एक साथ बैठते हैं तो आपको पता है तीनों के तीनों कैंडिडेट एक साथ बैठते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कैंडिडेट। ये किसकी बात कर रहे हैं, मैथ्स की। इनको आपको साथ साथ बिठाना है, तो जिसको साथ साथ बिठाना है इसको एक यूनिट बना लो। अब रिमेनिंग कितने रह गई, 4 स्टूडेंट्स या 4 कैंडिडेट, 5th कैंडिडेट और ये हो गया 6 कैंडिडेट। अब इनको अरेंज करना है। अब ये कितने यूनिट बन गई, 1 यूनिट, 2 3 4। तो कितने वे से अरेंज हो सकते हैं, 4 फैक्टोरियल। तो ये कितने नंबर ऑफ वेज कितने आ गए इसके, नंबर ऑफ वेज 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई। अब ये 3 कैंडिडेट्स है, ये भी तो आपस में अरेंज हो सकते हैं। ये कितने वे से अरेंज हो सकते हैं, अब इसमें देखो ये तो सभी, ये सिंगल टाइम अरेंज हो सकता है, ये भी सिंगल टाइम, ये भी सिंगल टाइम। ये कितने टाइम अरेंज हो सकते हैं, 3। तो इसका मतलब क्या आ गया, इनका 3 का फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल। 4 का फैक्टोरियल कितना होता है 24 और 3 का फैक्टोरियल कितना हो गया 6। तो 6 4 24 और ये कितना हो गया 144। क्लियर। अब नंबर ऑफ वेज जिसमें वो सिट टुगेदर ना हो, दोनों को क्या कर दो, माइनस। सो प्लीज मेक अ नोट। अब क्या आएगा, नंबर ऑफ वेज जिसमें
जो मैथ्स कैंडिडेट थे, 3 मैथ्स कैंडिडेट नॉट सिट टुगेदर। दोनों ना हो तो 720 माइनस 144 कितना आ जाएगा, ये 6 1 और 576, that is the answer. So please make a note. Now look at the board. ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो बिल्कुल एक लाइन का आंसर है इसका। In how many ways can the letter of the word Delhi be arranged? आपको दिल्ली एक वर्ड दिया हुआ है, 5 लेटर से मिलकर बना हुआ है, इसको अरेंज करना है, लेकिन यहाँ पे कुछ कहा, कंडीशन क्या कही, द लेटर ई एंड आई ऑक्यूपाई इवन प्लेस। यहाँ देखिए जो ई लेटर है और आई लेटर है, ऑक्यूपाई ऑन इवन प्लेस। किस पे ऑक्यूपाई होना चाहिए, इवन प्लेस पे। इट्स वेरी सिंपल, देखिए ध्यान से। टोटल लेटर्स यहाँ पे कितने हैं, 5। अब यहां पे हम इवन पोजीशंस की बात करते हैं। फाइव लेटर्स हैं तो ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन और फिफ्थ पोजीशन। तो यहाँ पे ओड कौन सी, सॉरी इवन कौन सी है, ये इवन है और ये इवन है। सेकंड और फोर्थ प्लेस क्या है, इवन प्लेस है। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे ई ना लिख के इवन लिख देता हूँ, नहीं तो पजल हो जाओगे। ई यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, इवन प्लेस की। ठीक है, अब यहाँ पे लेटर किसको अरेंज करना था, हमें अरेंज करना है किस किसको, ई एंड आई। तो इसके नंबर ऑफ वेज देखते हैं कि इसके कितने नंबर ऑफ वेज आएंगे। सबसे पहले ई को अरेंज करते हैं। ई को अरेंज कितने वे से अरेंज कर सकते हैं, मतलब ई कौन कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई कर सकता है, इवन प्लेस, और इवन प्लेस की पोजीशन कितनी है, 2। तो इसमें से ई के लिए चॉइस कितनी बनी, 2। अब आई है, आई को कितने वे से अरेंज कर सकते हैं, 1। इसका मतलब इसके वेज कितने हो गए, 2। क्लियर है। अब दूसरी साइड आ जाओ, ई और आई लेटर यूज हो गया, अब किसको अरेंज करना है, रिमेनिंग लेटर। रिमेनिंग लेटर क्या रहेंगे, डी, एल और एच। डी, एल और एच, क्योंकि ई और आई अरेंज हो गए। तो मैं यदि फर्स्ट लेटर को अरेंज करता हूं तो उसको कितनी पोजीशन पे ऑक्यूपाई कर सकता हूं, 3 पोजीशन पे। इसका मतलब कितने वेज हो गए, नंबर ऑफ वेज 3। अब मैं सेकंड लेटर को अरेंज करूंगा तो एक प्लेस ऑक्यूपाई डी कर लेगा, तो उसके लिए कितनी चॉइस रिमेनिंग रहेगी, 2। सो 3 इंटू 2 इंटू 1। इसका मतलब 3 इंटू 2 कितना हो गया, 6, और ये 2। तो टोटल वेज कितने आ गए अब आपके, क्योंकि आपको सभी को अरेंज करना है तो सभी को मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 मल्टीप्लाई 6, तो टोटल वेज कितने आ गए, 12 वेज। क्लियर है। तो आप इसको अलग करो, इसको अलग करो, जो रिजल्ट आएगा, क्योंकि कंबाइंड को सिटिंग देनी है इसलिए कंबाइंड को मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल से आपका आंसर आएगा। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, द लेटर ऑफ द वर्ड ट्यूसडे। यहां पे हमें वर्ड क्या दिया हुआ है, ट्यूसडे। इसको समझिए, इसका मतलब नंबर ऑफ लेटर्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 लेटर। तो नंबर ऑफ लेटर्स कितने हो गए, 7। ये क्या बन गया आपका, N। अब क्या कहता है, हाँ अरेंज इन ए लाइन, तो हम इसको अरेंज कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में आगे भी कहा है ईच अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए, एंडिंग विद लेटर एस। मतलब आपको इनका अरेंजमेंट करना है लेकिन लास्ट का लेटर क्या रखना है, एस। इसका मतलब क्या है, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7, लास्ट का लेटर क्या रखना है आपको, एस। इसका मतलब एक फिक्स हो गया,
क्लियर है? तो अब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी बन गई? नाउ 7 माइनस 1 6, और आपको सेलेक्ट कितने लेटर को अरेंज करना है, क्योंकि वर्ड आपको कंप्लीट से बनाना है। तो पहले यहाँ पे r की वैल्यू कितनी थी? 7, क्योंकि जितने भी लेटर्स है उसको सभी को अरेंज करके वर्ड बनाने थे, तो r की वैल्यू 7 थी। नाउ अब r की वैल्यू क्या हो गई? r माइनस 1, तो 7 माइनस 1 क्या आ गया? 6। इसका मतलब सिंपल सा क्या आ गया? NPR, तो 6P6, इसका मतलब क्या आ गया? 6 माइनस 6 0 फैक्टोरियल, और 6 का फैक्टोरियल कितना होता है? 720। क्लियर हुआ? बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, तो प्लीज मेक अ नोट। समझ आ गया कि 6 लेटर्स यहाँ पे देखो, S तो फिक्स हो गया, अब टोटल लेटर रह गए 6, तो एक लेटर को जब मैं फिल करूंगा तो चॉइस कितनी आएगी? 6। सेकंड लेटर को फिल करूंगा तो चॉइस 5, इसका मतलब 6 का फैक्टोरियल ही बन गया। डायरेक्ट सिंपल सही कि हम सोचे तो बाय प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटेंस तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से सोचे तो ये क्वेश्चन 1 सेकंड के अंदर हो जाता है। तो प्लीज मेक अ नोट। अब नेक्स्ट पार्ट रीड करिए। एक पार्ट और कहता है इसमें, हाउ मैनी ऑफ देम। अब इसका मतलब जो आपने एस को फिक्स कर दिए, इसमें से भी आपको बताने हैं स्टार्ट विद लेटर डी। इसका मतलब डी से कौन कौन से स्टार्ट होते हैं? इसका मतलब आपने डी फिक्स कर दिया। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? सेकंड पार्ट की बात कर रहे हैं। वो फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट। तो n इज इक्वल टू यहाँ पे था 7। अब यहाँ कितने फिक्स हो गए? एस भी फिक्स हो गया, डी भी। इसका मतलब नाउ n की वैल्यू कितनी हो गई? 7 माइनस 2 5। सिमिलरली r की वैल्यू नाउ r माइनस 2, तो 7 माइनस 2 कितना हो गया? 5। इसका मतलब आपको फाइंड आउट क्या करना है? 5p5, और 5p5 क्या होता है? सिंपल 5 का फैक्टोरियल, और 5 का फैक्टोरियल कितना होता है? 120। हो गया ना क्वेश्चन? कितना शॉर्ट, 2 लाइन का क्वेश्चन था। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 14। हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स, आपको डिफरेंट वर्ड्स बताने हैं, कितने वे से अरेंज कर सकते हो। ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड कंबाइन, COMBINE, ये वर्ड है, इसको आपको अरेंज करना है। इसमें 3 पार्ट्स में आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। फर्स्ट पार्ट में कहता है वोवल्स ऑलवेज रिमेन्स टुगेदर। इट मीन्स वोवल्स को आपको क्या बनाना है? एक सिंगल यूनिट बना लो, क्योंकि वो साथ साथ बनाने हैं। तो मैंने आपको बताया था अभी। तो हम सबसे पहले अपना स्टार्ट करते हैं यहां से। फर्स्ट पार्ट, यहां वोवल्स की बात करते हैं, तो वोवल्स कौन से हो गए? यहाँ पे O, I और E। 3 वोवल्स हो गए। कॉन्सोनेंट्स की बात करते हैं। कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से रह गए? C, M, B और N। इसका मतलब वोवल्स 3 है और कॉन्सोनेंट क्या है? 4। ये कहता है वोवल्स कम्स टुगेदर। वोवल्स कम्स टुगेदर, इसका मतलब वोवल्स को तो एक यूनिट बना लो, O, I और E, इनको अलग अलग यूनिट बना लो। तो ये हो जाएगा C, M, फिर B और N। क्लियर है? तो कितनी यूनिट होगी? 1 2 3 4 5। तो 5 फैक्टोरियल से अरेंज हो सकते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ वेज। 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई, ये कितने वे से अरेंज हो सकता है? 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। बट ये कितने वे से अरेंज हो सकते हैं? 3 फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ 3 लेटर्स है। अब 5 का फैक्टोरियल कितना होता है? 120, और 3 का फैक्टोरियल 6। तो आपका आंसर कितना आ गया? 720, योर फाइनल आंसर। सो प्लीज मेक अ नोट। ये भी हमने पार्ट कौन सा करा? वोवल्स टुगेदर। अब आपको बताना है नो 2 वोवल्स टुगेदर। अब 2 वोवल्स साथ साथ नहीं आने चाहिए। तो प्लीज मेक अ नोट दिस। नाउ लुक एट द सेकंड पार्ट। क्या कहता है? नो 2 वोवल्स आर टुगेदर, मतलब 2 वोवल्स कंटिन्यूसली नहीं आने चाहिए। इसका मतलब एक वोवल्स है तो एक कॉन्सोनेंट आना चाहिए। तो हमारे कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? सेकंड पार्ट कर रहे हैं।
no two vowels comes together। इसका मतलब कॉन्सोनेंट्स हमारे यहाँ पे क्या है, एक तो है सी, एक एम और एक बी और एक एन। ठीक है, 4 कॉन्सोनेंट्स है। तो वोवल्स की पोजीशन कौन कौन सी है? वोवल्स यहां आ सकता है, वोवल्स यहां आ सकता है, वोवल्स यहां आ सकता है, वोवल्स यहां आ सकता है और वोवल्स यहां आ सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये पोजीशन तो कॉन्सोनेंट्स के, मैं इनको जगह सारी जगह सी सी लिख देता हूं, तो ताकि आपको याद रहेगा कि कॉन्सोनेंट्स की बात कर रहे हैं। सी 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 सी, और यहां पे मैं लिख देता हूं वोवल्स वी 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 वी। क्लियर है? अब हम वोवल्स की बात करते हैं। तो वोवल्स कितने हैं हमारे? 3। तो जब मैं फर्स्ट वोवल्स को अरेंज करना चाहता हूं तो फर्स्ट वोवल्स कितने प्लेस पे आ सकता है? 1 2 3 4 5। तो कितनी चॉइस हो गई? 5। सेकेंड वोवल्स की चॉइस एक कम हो जाएगी, थर्ड वोवल की एक चॉइस कम हो जाएगी। ये हो जाएंगे हमारे नंबर ऑफ वेज। मल्टीप्लाई, ये तो किसके वेज निकाल रहे हैं? वोवल्स वेज। अब कॉन्सोनेंट 1 2 3 4, कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? 4। ये भी तो आपस में अरेंज कर सकते हैं, तो 4 यूनिट है, तो इट मींस मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल कॉन्सोनेंट्स। तो टोटल कितने हो गए? 5 इंटू 4 20 इंटू 3 60, और 4 का फैक्टोरियल कितना होता है? 24। नहीं, कितना होता है? 4 इंटू 3 12 इंटू 24 ही होगा, तो 6 इंटू 4 24। तो आपका आंसर आ जाएगा 1440 इज द राइट आंसर। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ थर्ड पार्ट इज व्हाट? वोवल्स में ऑक्यूपाई ऑड प्लेस। अब ऑड प्लेस ऑक्यूपाई करना है। आपका वर्ड क्या था? कंबाइन, COMBIN, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 लेटर है। तो यहां पे हम पोजीशन की बात करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये हम पोजीशंस की बात कर रहे हैं। और ओड प्लेस, इसमें ओड कौन कौन सा है? ये भी ओड प्लेस है, ये भी ओड प्लेस है, और ये भी ओड प्लेस है। तो वोवल्स कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई करता है? ओड प्लेस। तो हम बात कर रहे हैं वोवल्स ऑक्यूपाई ओड। हमारे वोवल्स कितने थे? OIE, OIE। इसको अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट वोवल्स की बात करते हैं। वो कितनी पोजीशन ऑक्यूपाई कर सकता है? 4 पोजीशन। 4 पोजीशन है। मल्टीप्लाई, फिर हम सेकेंड वोवल्स की बात करते हैं, तो उसकी पोजीशन एक कम हो जाएगी। ऐसे थर्ड वोवल्स के लिए कितने वेज अरेंज कर सकते हैं? ये वोवल्स को अरेंज कर दिया। अब हम किसकी बात करेंगे? कॉन्सोनेंट की। क्लियर हुआ कि फर्स्ट वोवल को हम 4 प्लेस पे अरेंज कर सकते थे, सेकंड वोवल्स को 3 प्लेस पे अरेंज कर सकते थे, क्योंकि एक पोजीशन फर्स्ट वोवल ऑक्यूपाई कर लेगा। ऐसे थर्ड। अब यहां देखिए, अब बात कर रहे हैं हम कॉन्सोनेंट्स की। अब मैं यहां बात कर रहा हूं कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से रहेंगे हमारे? CMBN। कितने कॉन्सोनेंट्स हैं? 4। तो फर्स्ट कॉन्सोनेंट कितनी पोजीशन ऑक्यूपाई कर सकता है? 1 2 3। ठीक है, सॉरी, एक मिनट, हमने यहाँ पे थोड़ा सा गलती करी। जस्ट वेट नाउ। हाँ, अब कॉन्सोनेंट्स की बात करते हैं। कॉन्सोनेंट्स है कितने हमारे? CMBN।
ठीक है, अब ये कितने वे से अरेंज हो सकते हैं, इसके नंबर ऑफ वेज, क्योंकि n यहाँ पे कितना है 4, n इज इक्वल टू 4, तो ये कितने वे से अरेंज हो सकते हैं 4 वे से, इसका मतलब 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल मीन्स 4 इंटू 3 इंटू 2, इसका मतलब कितना आ गया 24 वेज। और आपको जो वर्ड बनाना है उसमें तो वोवल्स भी होने चाहिए और कॉन्सोनेंट भी होने चाहिए, इसका मतलब ये टोटल कितना आया 4 इंटू 3 इंटू 2 24, और ये भी कितने वे से आए 24, तो टोटल कितना हो गया 576 वेज। तो आप इनको कंबाइन करके कितने वे से अरेंज कर सकते हो 576 वे से आप इसको अरेंज कर सकते हो। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 15, ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन वही क्वेश्चन है। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड फ्रैक्शन, यहाँ पे वर्ड क्या है आपका फ्रैक्शन, ठीक है। अब ये कहता है बी अरेंज सो दैट नो टू वोवल्स आर टुगेदर, दो वोवल्स साथ साथ नहीं आने चाहिए, आपको पता है साथ साथ नहीं आने चाहिए, तो वोवल सर्च कर लो, यहाँ पे वोवल्स कौन कौन से हैं आपके ए आई ओ 1 2 3 वोवल्स हैं, और आपके कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से रह गए एफ आर सी टी एन, ठीक है। तो सबसे पहले टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, और साथ साथ नहीं आने चाहिए, तो कॉन्सोनेंट हम लिख लेते हैं यहाँ पे कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट्स 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 कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। कितने कॉन्सोनेंट्स हैं 5 लिख लिया हमने। इसका मतलब हम कॉन्सोनेंट्स को कितने वे से अरेंज कर सकते हैं, तो कॉन्सोनेंट्स अरेंजिंग वेज टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5, और ये कितने हैं 3, तो इसको 5 के फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं, और 5 का फैक्टोरियल कितना होता है 120 वेज, डायरेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे हम बात करेंगे वोवल्स की, वोवल्स साथ साथ नहीं आनी चाहिए, तो वोवल्स की पोजीशन ये रह गई 1 2 3 4 5 और 6। इसका मतलब हमारे यहाँ पे वोवल्स की बात कर रहे हैं, तो वोवल्स कौन कौन से ए आई ओ, इसका मतलब फर्स्ट वोवल्स के पास कितनी चॉइस है 1 2 3 4 5 6, सेकेंड वोवल्स के पास एक कम हो जाएगी, थर्ड के पास एक और कम हो जाएगी, तो 6 इंटू 5 इंटू 30 इंटू कितना हो गया 120 वेज। इसका मतलब आप टोटल वेज निकाल सकते हो, क्योंकि दोनों को कंबाइन करके वर्ड में बनाना है, तो कितना हो जाएगा ये 120 मल्टीप्लाई 120 इज 14400, दैट इज द फाइनल आंसर। क्लियर हुआ? तो दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, कितना आ गया आपका 414400, क्लियर? तो प्लीज मेक अ नोट। So we did question number 15 from the exercise element 7.4. So next part we will solve very soon. Thank you once again for watching my video from starting to the end. So we will meet very soon. Thank you once again.